मुझे लिटरली मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग जो है वो आराम से घूम सकते हैं उन प्लेसेस पे, बट मुझे सेफ रहना पड़ेगा, मुझे मेरे कपड़े अच्छे रखने पड़ेंगे, मुझे अपनी बातें कम करनी पड़ेंगी ताकि मेरा रेप ना हो, जबकि उनकी गलती है, मेरी नहीं। पर हम ग्राउंड लेवल पे नहीं जाते, हम अपने जो बेटे हैं, भाई हैं, उनको लाइक एजुकेट नहीं करते कि अगर कोई बंदी आपसे बात करे, कोई लड़की आपसे बात करे तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसको आप लाइक ऐसे इतना एंटाइटल नहीं हो सकते आप। जेल जाने के बाद वो संस्कारी हो गए, उससे पहले वो संस्कारी क्यों नहीं थे? कि अगर आप छोड़ भी दे रहे हो और उसके बाद अगर आप उनको मिठाई खिला रहे हो, उनको हार पहना रहे हो, तो इनका क्या मतलब है? आप 4 लोगों को और दावत दे रहे कि आप रेप करो और हम इसे छोड़ देंगे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। तय करना मुश्किल हो रहा है कि न्याय का मजाक उड़ रहा है या जनता का। जनता न्याय का मजाक उड़ा रही है या राजनीति जनता का। कहीं हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए कैदियों को बाहर आने पर माला पहनाया जा रहा है, तो कहीं हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए कैदी के बाहर आने पर सत्संग चल रहा है। यह कैसा सत्संग है जहां हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए हुए व्यक्ति से धार्मिक उपदेश सुने जा रहे हैं? क्या धर्म की राजनीति नागरिकों को इतना कमजोर कर देती है कि वह धर्म के नाम पर यह सब देखना बंद कर देता है? क्या धर्म की राजनीति यही सिखाती है कि हत्या पाप नहीं, बलात्कार पाप नहीं? अगर नहीं सिखाती है, तब इन मामलों में देश की अदालत जब सजा सुना देती है, तब फिर समाज में इनका इतना सम्मान कैसे रह जाता है? क्या जनता ने लिख कर दे दिया है कि हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए लोगों का राजनीतिक सम्मान किया जाए, अगर वह कैदी अपने धर्म का है तो उसका और भी सम्मान किया जाए? क्या जनता और नागरिक का इतना नैतिक पतन हो गया है? इसी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो कहा, क्या उसे प्रधानमंत्री ही भूल गए? क्या बीजेपी भी प्रधानमंत्री की इस बात को भूल गई है? स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। हमारा सवाल साफ है, क्या गुजरात में जो हुआ, बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वालों और उसकी बेटी सहित परिवार के सदस्यों की हत्या करने वालों की सजा माफ कर दी गई, समय से पहले छोड़ा गया, उन्हें माला पहनाया गया? क्या यह नारी को अपमानित करने वाली बात नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी बता देंगे कि यही है नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प? हरियाणा में हत्या और बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत सिंह की सत्संग में बीजेपी के नेता जाते हैं, डिप्टी स्पीकर जाते हैं विधानसभा के। क्या यही है नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प? हम फिर से सुनाना चाहते हैं कि इस 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। तो प्रधानमंत्री कौन सा सामर्थ्य देख रहे हैं?
यह तो उन्हीं की अपील है, कम से कम उन्हें बोल देना चाहिए था। जब अफ्रीका से चीता लाया गया तब दिल्ली में प्रधानमंत्री ने कहा, पहले कबूतर छोड़ते थे, अब हम चीता छोड़ते हैं। यही बात उन्होंने गुजरात में भी दोहराई तो अखबारों ने हेडलाइन लगाई कि पहले कबूतर छोड़ते थे, अब चीता छोड़ते हैं। जवाब बिल्किस बानो और 2 साध्वियों के साथ बलात्कार करने वालों के जेल से बाहर आने पर राजनीतिक और धार्मिक सम्मान होता देखते हैं तो प्रधानमंत्री की यह बात अलग तरीके से कानों में गूंजती है। क्या हमारी राजनीति और हमारा समाज 2 साध्वियों के साथ बलात्कार करने वालों के साथ खड़ा होगा? फिर बिल्किस बानो और उन 2 साध्वियों के साथ कौन खड़ा है आप देख रहे हैं। क्या इस देश से महिलाएं कहीं गायब हो गई हैं या उन्हें इसमें कुछ भी अब गलत नहीं लगता है? इन आरोपियों को आप छोड़ा जा रहे हैं, उनकी गलतियां हैं, उनको शिक्षा होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनको फांसी की सजा दो, लेकिन उनको ऐसी सजा दो कि उनको भी पता चले कि उन्होंने क्या किया। और आज सभी महिलाएं इस वजह से डरी हुई सी है कि कल मेरे साथ क्या हो सकता है। पर्टिकुलरली आज जो हम देख रहे हैं देश का जो माहौल है और इलेक्टोरल गेन्स के लिए एज वेल एज एक टारगेटिंग और पोलराइजिंग एक कम्युनिटी या एक आई विल से इवन जेंडर को किया जा रहा है, इसमें जो एम्पावर्ड हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, उनको सामने आना है। चाहे वो धर्मगुरु हो, राम रहीम का मामला हो, अंकिता का मामला हो, या हाथरस का मामला हो, या बिल्किस का मामला हो, कोई भी जाति धर्म कास्ट से जो भी पुरुष अगर आरोपी है, बलात्कारी है, तो उसके धर्म जाति से ऊपर उसका गुनाह पैदा है और उसको उस तरह से पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि एक समाज में एक मैसेज जा सके। बाबा जमानत पे छूट कर आए हैं, जिसके बाद वो प्रवचन दे रहे हैं ऑनलाइन और लोग उनको देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही गलत है, समाज के लिए बहुत ज़्यादा गलत मैसेज पहुंचा रहा है। अगर ऐसे ही आरोपी खुलेआम हमारे देश में घूमते रहेंगे तो कानून का भय लोगों के मन से और खौफ दूर हो जाएगा। बिल्किस बानो के मामले में चुप्पी पर कहा गया कि धर्म के कारण हो सकता है चुप्पी साध ली गई हो, लेकिन फिर 2 साध्वियों का कौन सा धर्म है क्या किसी को नहीं पता? उन साध्वियों के लिए भी कोई स्मृति ईरानी या कोई मोहन भागवत या कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या इसके खिलाफ नहीं बोलकर मोदी सरकार के मंत्रियों ने राजनीतिक सम्मान का संदेश नहीं दिया? आखिर उनकी चुप्पी को और किस तरह से समझा जाए? हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाया व्यक्ति जेल से बाहर आने पर सत्संग करता है, उसमें बीजेपी के नेता जाते हैं, इसे बीजेपी और आरएसएस किस नजर से देखते हैं? क्या यह सवाल धर्म की नैतिकता की सूची में नहीं आता है? 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में, अपने ही प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में, दैनिक पूरा सच के संपादक रामचंद्र छत्रपति जी की हत्या के मामले में गुरमीत सिंह राम रहीम को सजा मिली। क्या इससे पहले आपने हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए किसी व्यक्ति को इतना सजा धजा देखा है? इससे हम क्या संदेश दे रहे हैं और किसे दे रहे हैं? गुरमीत सिंह को 40 दिनों के पैरोल पर छोड़ा गया है, बागपत से सत्संग कर रहे हैं। करनाल के चौधरी रिजॉर्ट में नलवा हिसार से बीजेपी के विधायक रणवीर गांगवा भी सत्संग में शामिल होते हैं ऑनलाइन। उनके अलावा करनाल शहर की मेयर रेणुबाला गुप्ता, डिप्टी मेयर नवीन कुमार, सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अंगी, भाजपा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा इस सत्संग में हिस्सा लेते हैं। रणवीर गांगवा तो हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर है। करनाल वही शहर है जहां से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनकर आते हैं, उनकी विधानसभा है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए गुरमीत सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, उन्हें करनाल आने का न्योता दे रहे हैं। आप सुनिए। परमपिता मालिक से अब आप खुद मालिक है, वो तो आप जानते हैं कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये जी बिल्कुल, ये तो उनकी रजा है। साध संगत की तरफ से आपके चरणों में बेनती करते हैं जी, और यही कहेंगे कि आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आप आशीर्वाद देते रहते हैं, आपने
मार्गदर्शन दिया है समय समय के ऊपर। आप इसी दृढ़ यकीन के साथ और जिस तरीके से आपने बताया कि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके घरों में कोई कमी नहीं रहती, और आपके जो आशीर्वाद है उसी का परिणाम है कि आज पूरी संगत यहाँ डेरे में ना आकर के यह रिजोर्ट करना पड़ा, क्योंकि वो डेरा छोटा पड़ गया था, इसलिए इस रिजोर्ट के अंदर सारे आए हैं। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। न जाने कितने 100 करोड़ रुपए तो इसके आयोजनों और विज्ञापनों पर खर्च हो गए होंगे, तब भी भाजपा के विधायक को सफाई के संदेश के लिए हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए गुरमीत सिंह से संदेश लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या करनाल शहर के लिए प्रधानमंत्री का संदेश काफी नहीं पड़ता है? सफाई अभियान की बात है, जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है, वहां पे आपके आशीर्वाद से ये सारे जितने भी भाई बहन है, खासकर ग्रीननेस वेलफेयर के, ये हमेशा वहां मानवता की सेवा के अंदर खड़े मिलते हैं। ये आपका आशीर्वाद है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। जब स्वच्छता पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है और बहुत सारा है, तब हत्या और बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत सिंह के संदेश की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पंचायत चुनाव जीतने के लिए, विधानसभा का उपचुनाव जीतने के लिए हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए एक अपराधी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी? तब तो लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए भारत की जेलों में हत्या और बलात्कार के मामले में जितने भी अपराधी बंद हैं, अभियुक्त और सजा याफ्ता, उन सभी को छोड़ दिया जाएगा और उनसे आशीर्वाद मांगने चले जाएंगे। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2014 में सफाई को लेकर राम रहीम की अपील की तारीफ की, बाकायदा ट्वीट किया। तब तो कोर्ट का फैसला नहीं आया था, लेकिन बाद में 2017 में तो कोर्ट का फैसला आ गया। इसके बाद भी बीजेपी इसका बचाव कैसे कर सकती है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार का यह दूसरा कार्यकाल है लगातार। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में क्या इतना विकास हो गया है या हुआ ही नहीं है कि हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए गुरमीत सिंह के बचाव में तरह तरह के तर्क खोजे जा रहे हैं और पार्टी ने कोई कार्रवाई तक नहीं की। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर इस सत्संग में हाजिर हुए हैं। देखिए, सत्संग था, अब जो सत्संग में किसी की मनाही तो है नहीं, तो सत्संग बड़ा सत्संग था करनाल लेवल का, तो जो भी आदमी जिनको वहाँ पता लगा तो वो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने अपने इच्छा जाहिर करी आशीर्वाद मांगने की। आप चाहते हैं कि राम रहीम का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे ताकि आप आगे चुनाव जीत सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि पब्लिक का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ता है वो पब्लिक के उस पर लड़ता है और पब्लिक के काम करने के लड़ता है। 25 अगस्त 2017 को जब पंचकुला की सीबीआई अदालत सजा सुनाने वाली थी, तब कई राज्यों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। उस दिन गुरमीत सिंह राम रहीम को आश्रम की 2 साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई, कुल 20 साल की सजा। बिल्किस बानो की तरह 2 महिलाएं आज खुद को कितना असहाय और असुरक्षित महसूस कर रही होंगी। जिस व्यक्ति को बलात्कार के मामले में सजा मिली हो, हत्या के मामले में सजा मिली हो, उसके सामने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांग रहे हैं। यह भारतीय राज्य व्यवस्था की साख पर गंभीर सवाल है। क्या यह भी प्रधानमंत्री के बोलने लायक विषय नहीं है? स्मृति ईरानी के बोलने लायक विषय नहीं है? राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी कह दिया। कितना बड़ा हंगामा हो गया। अधीर रंजन चौधरी ने लिखित माफी मांगी, मगर उसके बाद भी विवाद नहीं थमा, क्योंकि बीजेपी बोल रही थी और गोदी मीडिया बीजेपी से भी ज्यादा बोल रहा था। अब दोनों चुप हो गए। उस समय महिला कल्याण मंत्री
स्मृति ईरानी के तेवर कितने तीखे होते थे, अब वे तेवर कहां गायब है। बिल्किस बानो पर नहीं बोल सकी, 2 साध्वियों के साथ बलात्कार करने वाला सजा याफ्ता के दरबार में बीजेपी के नेताओं के जाने पर बोल सकती थी। वैसे याद के लिए आप उस समय के तेवर को देख सकते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए कौन सा मुद्दा चुना जाता है, हल्का मुद्दा चुना जाता है या गंभीर मुद्दा चुना जाता है, आप देख सकते हैं। अब तो बीजेपी के नेता हत्या और बलात्कार के मामले में सजा काट रहे गुरमीत सिंह के सामने हाथ जोड़कर ही खड़े हो गए। करनाल की मेयर ने उन्हें पिताजी कह दिया। प्रधानमंत्री को गलत लगता है, ना स्मृति ईरानी को। अगर लगता है तो दोनों को सार्वजनिक बयान देना चाहिए। रेणुबाला गुप्ता मेयर हैं। उनके फेसबुक पेज पर कई तस्वीरें हैं जिनसे उनकी राजनीतिक गतिविधियों का अंदाजा मिलता है। यह तस्वीर उनकी प्रोफाइल में लगी है प्रधानमंत्री मोदी के साथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। गुरमीत सिंह राम रहीम कौन है यह ठीक से समझ लेना चाहिए। 25 अगस्त 2017 के दिन आपको ले जाना चाहता हूं फ्लैशबैक में। उस दिन पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह ने एक साहसिक फैसला सुनाया। अलग से साहसिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरमीत सिंह के समर्थकों ने फैसले वाले दिन जो माहौल बनाया था उस माहौल में सुनाया गया यह फैसला साहसिक ही लगता है। उस दिन इतनी गाड़ियों के काफिले के साथ गुरमीत सिंह पंचकुला की अदालत की तरफ रवाना हुआ। मीडिया इन गाड़ियों की संख्या 200 से लेकर 400 तक बताती रही। सिरसा से पंचकुला के बीच के रास्ते को खाली कराया गया। जैसे ही जज जगदीप सिंह फैसला सुनाते हैं कि गुरमीत सिंह 2 साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाते हैं, हिंसा भड़क उठती है और गुरमीत सिंह को हेलीकॉप्टर से जेल ले जाया जाता है। सेना तक को बुलाया गया। हिंसा इस तरह से भड़की कि पुलिस को काबू पाने के लिए गोलियां चलानी पड़ी। 38 लोग मारे गए, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए। सरकारी दफ्तरों पर भी हमला हुआ, मीडिया पर भी हमला हुआ, पत्रकारों पर भी हमला हुआ था। दिल्ली के आनंद विहार में रीवा एक्सप्रेस की 2 बोगियां जला दी जाती हैं। उस दिन 350 से अधिक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई थी। ये ताकत है, प्रभाव है गुरमीत सिंह की। लेकिन जब उनकी सभा में डिप्टी स्पीकर नतमस्तक नजर आएंगे, मेयर पिताजी कहेंगी, तब आप उन 2 साध्वियों के बारे में सोचिए, उन पर क्या गुजर रही होगी। 26 अगस्त 2017 के प्राइम टाइम का एक हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप कुछ अंदाजा कर सकें कि उन साध्वियों ने कैसी लड़ाई लड़ी होगी। एक पत्रकार की जान की कीमत समझ सकते हैं आप, जिसने इन साध्वियों का साथ देकर अपनी जान दे दी। कुछ शानदार पुलिस अफसरों के बारे में भी समझ सकते हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किए। यह पुराना हिस्सा देखिए। मैं उन 2 साध्वियों के बारे में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूं जिन्होंने 15-16 साल तक गवाही दी, तमाम दबावों के बीच लड़ा। आज की हिंसा के स्तर से आपको समझ जाना चाहिए कि उन 2 लड़कियों पर क्या गुजरी होगी। यह तस्वीर रामचंद्र छत्रपति की है जिन्होंने दैनिक पूरा सच में उस गुमनाम पत्र को छापा जिसमें 2 साध्वियों के साथ बलात्कार और यौन हिंसा की बात लिखी थी। यह गुमनाम पत्र उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंचा और हरियाणा पंजाब कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, जो बाद में उन्होंने सिरसा के सेशन कोर्ट को लिखा कि आप जाकर जांच कीजिए। सेशन कोर्ट ने रिपोर्ट भेजा कि इनके डर से कोई नहीं बोलता। छापने के कुछ ही समय भीतर छत्रपति जी पर हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। 2 साध्वियों के भाई रंजीत की भी हत्या कर दी गई। एक पत्रकार ने सच के लिए जान दे दी। क्या आप किसी भी इन नेताओं को जानते हैं जो वोट लेने के लिए डेरा में जाते हैं, उससे पहले छत्रपति की लड़ाई में साथ देने के लिए गए हों? हमने छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति से थोड़ी देर पहले बात की।
जो इस वक्त अपनी सुरक्षा को लेकर काफी डरे हुए हैं। तस्वीर रामचंद्र छत्रपति की है। एक हंसता मुस्कुराता साहसिक पत्रकार बीच शहर में मार दिया गया। अंशुल ने बताया कि एक बार जब लड़ने का फैसला कर हम लोग घर से निकले तो रास्ते में बहुत से अच्छे लोग मिले। लेखराज ढोंट, अश्विनी बख्शी, आरएस चीमा और राजेंद्र सच्चर जैसे वकीलों ने बिना पैसे के केस लड़ा। और इन तमाम दबावों के बाद भी हमारा और साध्वियों का इन लोगों ने साथ दिया। यही नहीं, सीबीआई के जांबाज डीएसपी सतीश डागर ना होते तो यह केस अपने मुकाम पर नहीं पहुंचता। सतीश डागर ने ही साध्वियों को मानसिक रूप से तैयार किया। एक लड़की का ससुराल डेरा का समर्थक था। जब उसे पता चला कि उसने गवाही दी है तो घर से निकाल दिया। इसके बाद भी लड़कियां तमाम तरह के दबावों और भीड़ के खौफ का सामना करती रहीं, उस भीड़ के जिसके आगे आपकी चुनी हुई सरकार डरती है। सतीश डागर नहीं होते तो ये लोग खौफ का सामना नहीं कर पाते। अंशुल ने बताया कि सतीश डागर पर भी बहुत दबाव पड़ा मगर वे नहीं झुके। अगर ऐसी बात है तो एनडीटीवी इंडिया के करोड़ों दर्शकों की तरफ से सतीश डागर जैसे अफसरों को दिल से सलाम भेज रहा हूं। बड़े बड़े आईपीएस ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाते, अपनी टोपी नेताओं के चरणों में रख देते हैं, मगर डीएसपी सतीश डागर ने कमाल का साहस दिखाया। अंशुल ने बताया कि पहले पंचकुला से सीबीआई की कोर्ट अंबाला में थी। जब ये लोग वहां सुनवाई के लिए जाते थे तब वहां भी बाबा के समर्थकों की भीड़ आतंक पैदा कर देती थी। हालत यह हो गई कि जिस दिन सुनवाई होती थी और बाबा की पेशी होती थी उस दिन अंबाला पुलिस लाइन के भीतर एसपी के ऑफिस में अस्थायी कोर्ट बनाया जाता था। छावनी के बाहर समर्थकों का हुजूम होता था। ऐसी हालत में उन दो साध्वियों ने गवाही दी है 15 साल तक। यह आसान बात नहीं है उस बाबा के खिलाफ जिससे मिलने के लिए कांग्रेस के नेता, बीजेपी के अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, हरियाणा की कैबिनेट वहां सलामी देने के लिए जाती थी, जबकि ये नेता महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर आपके सामने सार्वजनिक रूप से वादा करते हैं। क्या इन्होंने साध्वी का साथ दिया? पैरोल पर राम रहीम को छोड़ा जाता है। हरियाणा के गृह मंत्री कहते हैं जेल प्रशासन ने अपने स्तर पर फैसला ले लिया होगा, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसी तरह का बयान अगर विपक्षी सरकार के किसी गृह मंत्री ने दिया होता, अगर तेजस्वी यादव ने दे दिया होता कि उन्हें नहीं पता कि गृह विभाग ने या जेल प्रशासन ने अपने स्तर पर फैसला ले लिया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, तब गोदी मीडिया क्या करता? बिहार में जंगल राज है, बड़ी बड़ी हेडलाइन लिखी जाती। क्या जेल प्रशासन वाकई अपने स्तर पर इतना बड़ा फैसला ले सकता है? नहीं, ऐसा मुझे मालूम नहीं है। ये जो सारी कार्रवाई की जाती है पैरोल देने की, ये जेल विभाग द्वारा की जाती है और उन्हीं के पास डिटेल्ड जानकारी होती है कि किस आधार पर दी गई है और क्यों दी गई है। आई डू नॉट नो, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। पैरोल पर छोड़ना बहस की बात है, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि उसके सत्संग में बीजेपी के नेता जाते हैं, तब भी उसका बचाव किया जाता है। जिस व्यक्ति को हत्या और बलात्कार के 4 मामलों में सजा मिली हो और वह सत्संग कर रहा है जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, खुशी का इजहार हो रहा है, नेता भी जा रहे हैं। बीजेपी के सांसद आस्था के नाम पर इसका बचाव करते हैं। पैरोल का विषय है क्योंकि ये लीगल प्रक्रिया है, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है और लीगल तौर के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करके व्यक्ति को वो जज उसको सुनते हैं, सुन करके फिर उसको पैरोल देते हैं। वो उसकी कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से उसको पैरोल मिली है, उसमें सरकार का तो कोई है ही नहीं। और अगर रणबीर गंगवा की आपने बात किया, ये व्यक्ति की अपनी आस्था की बात है, कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। नहीं, देखिए ये अपनी आस्था की बात होती है। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रामविलास शर्मा से गुरमीत सिंह के प्रसंग पर सवाल पूछकर पत्रकारों ने गलती कर दी। भाजपा नेता को याद आ गया कि वे भी कभी पत्रकार हुआ करते थे। हाँ, वो सवाल ये था कि एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्कर्मी है, कानूनन हत्यारा है और उसकी सभा में ऑनलाइन कोई प्रवचन जो चल रहा है उसमें सरकार का एक नुमाइंदा डिप्टी स्पीकर है हाउस के, गंगवा जी उपस्थित थे। इस पे आपका रिएक्शन मांग रहा था, आप उग्र हो गए? नहीं, मैं उग्र नहीं, बिल्कुल देखिए नहीं, मैं मदरलैंड का पुराना पत्रकार हूँ। पत्रकारों की लड़ाई में हरियाणा में मंत्री होते हुए भी लड़ता रहा हूँ, पर आपका जो अंदाज था, कानूनी तौर पर अपराध किया वो जेल में। रणबीर गंगवा हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं। अब उस बात की जानकारी आपको है, हमको नहीं है, तो उस बात का हम क्या करें? दरअसल पत्रकार पूछ ही नहीं रहे हैं, बीजेपी के महिला सांसदों से नहीं पूछ रहे हैं,
बीजेपी के मंत्रियों से इस पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। पटना में जब मनीष कुमार ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा तो जवाब वही आया कि सजा पूरी होने पर रिहा किया गया है। क्या सजा पूरी होने पर रिहा किया गया या पहले छोड़ा गया? मामला क्या है और जवाब में क्या कहा जा रहा है, आप सुनिए। आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सवाल उठाया। आपने बाई इलेक्शन में दोनों जगह से महिला उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन यही बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, होम मिनिस्टर आपके हैं। बलात्कार के मामले में जो दोषी हैं उनको बरी करने का काम आपकी सरकार ने किया है। यहाँ तक कि हरियाणा में किसी जगह नहीं, जो सजा होती है सजा पूरा होने के बाद ही। गलत बात मत बोलिए, गलत अफवाह नहीं फैलाइए। जितने दिन की सजा होने का सजा पूरी होने के बाद ही कभी कोई, और वो दिल्ली से गाइड नहीं होता, स्टेट का मैटर है। और किसी भी का भी जो सजा पूरा हो गया उसके बाद अगर कोई स्टेट कर रहा है तो यह उस स्टेट में पूछिए, बिहार के स्टेट में बिहार के प्रश्न पूछिए, और जिनको सजा हुई है उसके बाद ही कोई कार्रवाई हुआ। इस मसले पर उदारता के साथ, गंभीरता के साथ सोचते रहिए। अगला मसला दिल का दौरा पर है। कई कारणों से दिल का दौरा पड़ सकता है, लेकिन कोविड के बाद क्या इसकी संख्या में वृद्धि हुई है? इस पर ठोस बातचीत होनी चाहिए। ठोस जानकारी के साथ पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें 35 साल के एक नौजवान मरीज की बाईपास सर्जरी की हैं। हृदय रोग के युवा मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिम में या किसी कार्यक्रम में अचानक दिल का दौरा पड़ने से किसी की जान जाने की तस्वीरें देश भर से अब आम होने लगी हैं। ये ताज़ा तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां एक जिम ट्रेनर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और ये दुखद तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। करीब 5000 डॉक्टरों वाली कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने माना है कि 20 से 40 साल की उम्र वाले मरीजों में हृदय संबंधी रोग और हार्ट अटैक जैसी समस्या एक साल में 25 से 30% बढ़ी है। ऑनलाइन डॉक्टरी परामर्श उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सेवा कंपनी प्रैक्टो ने अपने अध्ययन में पाया कि पिछले 3 महीनों में दिल के दौरे से संबंधित पूछताछ में 200% की वृद्धि देखी गई।